Hello everyone. Welcome to PK Padho. My name is Pravesh and I'm the curator of the series called NCERT Distilled. और हम बात कर रहे थे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की, जिसमें जो टॉपिक इन क्वेश्चन करेंटली इज द पोस्ट गुप्ता एम्पायर, और जो पीरियड पोस्ट गुप्ता के टाइम जो एम्पायर्स डेवलप हुए, जिस तरीके से हम जो बात कर रहे थे मेजरली हमने बात करी, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें हमने बात करी थी जो 5 रीजनल पावर्स नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुई थी, मुआखारीज, मेत्रिकास, फिर आपके गौड़ास, फिर आपके हुनास एंड देन पुष्यभूति। देन वी स्टडीड अबाउट द राइज ऑफ पुष्यभूति, किस तरह पुष्यभूति इनमें से आगे बढ़ के इमर्ज होता है। वाई? बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ हर्षवर्धन. हर्षवर्धन is the last important ruler of this particular period of time in ancient India, in the North India. I'm not talking about South India at all. In the North Indian region. ओके, तो हर्षवर्धन इस समय जो है एक आखिरी बड़े राजा होके इमर्ज होते हैं इस समय के। और इसके बाद हमने जो बात करी थी वहां पे कि हमने हर्षवर्धन के एक्सेशन की बात करी थी, हमने कहानी देखी थी कि वो 16 साल की उम्र में एक बालक राजा कैसे बनता है, ये बात हमने देखा था वहां पे। उसके बाद हमने वहाँ पे 2 फीचर्स डिस्कस करे थे ऑलरेडी। हमने वहाँ फीचर्स जो डिस्कस करे थे वो था वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, कि हर्ष ने एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया। हम फ्यूडलिज्म देखते हैं कि अपने चरम पे था फ्यूडलिज्म उस समय पे। और हम इकोनॉमी देखते हैं उस रीजन की कि लैंड ग्रांट्स की वजह से इकोनॉमिक डिक्लाइन वहाँ पे हुआ। ऑन दी अदर हैंड कल्टीवेशन जो है वो बूम किया, लेकिन जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन पे चली गई, क्योंकि उनके पास जो जिनको लैंड जो ग्रांटीज थे उनको पर्सनल अधिकार मिल गए उस पर्टिकुलर लैंड के। ये समय हमने ऐसा देखा जहाँ पे स्टेट के पास कम लैंड है और बाकी लोग जो है, जो उनके फिडुशरीज है या उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं या जो वहाँ पे काम करते हैं, उन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें होने लगी। प्रीस्टली क्लास का हमने इमरजेंस देखा। हम यहाँ भी नोटिस करेंगे कि प्रीस्ट जो है आपका ब्राह्मणिज्म किस तरह से बहुत चरम पे चला गया, क्योंकि उनके पास अथाह में जमीन पहुंच गई थी। ऑलराइट, तो ये जो है ये हमारा है लेक्चर 30 ऑफ दिस सीरीज, जो हम बात कर रहे हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड, ये टॉपिक का नाम है। और इस लेक्चर का पर्टिकुलर हम इंटरेस्ट जो हमारा है वो फीचर्स ऑफ हर्षास रूल है। 2 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। कॉइनेज वगैरह भी डिस्कस किया था हमने लास्ट वाले में। यहाँ पे हम सोसाइटी, रिलीजन वगैरह डिस्कस करेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह जो भी है वो सब हम यहाँ पे बाकी के फीचर्स डिस्कस करेंगे। ऑलराइट गाइस, पर हम शुरू करें इससे पहले मैं चाहता हूं दैट यू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसमें इसी तरह के कंटेंट आता रहेगा। एनसीईआरटी डिस्टिल का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एंशियंट इंडिया ही पढ़ाऊंगा, मैं इसके बाद और भी चीज़ें पढ़ाऊंगा जिसमें मुझे नॉलेज है, मैं वो सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अच्छे से कोशिश करूंगा, ये कोशिश करूंगा कि आपको, अगर आपने एक बार मेरा जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, या अगर आप कहीं और भी जाते हैं तो सप्लीमेंटेशन इस तरीके हो जाए कि आपको वहाँ पे ये कोई ना बोले कि क्या तुम पहले पढ़ के नहीं आए थे, ऐसा कोई आपसे ना बोले वहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको ये पूरी तरह से समझा देना चाहता हूँ। तो अगर आप स्कूल में हैं जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहता है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, क्योंकि एंशियंट इंडिया हर जगह जगह पे आता है, तो यहाँ आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं या आप जॉब में हैं, जो आप पर्टिकुलरली कोचिंग जाके इसको चीज़ को टाइम नहीं दे सकते पढ़ने के लिए, प्लस जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कोचिंग्स आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ाएंगी। ठीक है, तो ये आपको तब भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। कोचिंग्स आपको डायरेक्शन दिखाती हैं, वो आपको कोच करेंगी कि हाँ ऐसे ऐसे कर लेना। वो बैठ के आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगी, जो निटी ग्रिटीज है, छोटी छोटी चीज़ें, वो कोचिंग डिस्कस नहीं करती। वो एक बड़ी कहानी की तरह ले जाएगा कि हाँ ये हुआ था, हर्षवर्धन ने ये किया था, ये तकलीफें थी, फ्यूडलिज्म हुआ था, उससे हुआ क्या, सिग्निफिकेंस क्या है उसका, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये कोई बात नहीं करेगा। तो दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, मेरा कोर्स फॉलो करके आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो प्लीज़ डू दैट। टू डाउनलोड दीज नोट्स आप मेरे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, @PK पढ़ो। वहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, मैं उन्हीं नोट्स से पढ़ाता हूँ जो मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। हम बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी बात हो गई और इकोनॉमी की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सोसाइटी की, समाज किस तरीके से काम करता था इस समय का। तो जो मेजर हमें जो सोर्स मिलता है वो हमें ह्यूमसांग से मिलता है और एक हमें हर्षचरित से मिलता है, जो बाण भट्ट ने लिखी थी। यही 2 हमें मेन लिटरेरी सोर्सेस हमारे हैं इसके। ह्यूमसांग का जो सोर्स है, ठीक है, ये हमें एक मेजर अंडरस्टैंडिंग देता है हर्षा के टाइम की, और ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी आंखों देखा है। ये ह्यूमसांग ने जो देखा वही लिखा वहाँ पे। तो क्या देखा उनने, तो उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर्स देखे, उन्होंने वहाँ पे ऑक्यूपेशंस किस तरीके थे वो देखे, लिविंग कंडीशंस देखी,
कैसी थी लोगों की, कस्टम और हैबिट कैसी थी लोगों की वहाँ पे, और स्टेटस किस तरीके से था अलग अलग सोशल ग्रुप्स का। ओके, फिर हम देखते हैं हर्ष चरित्र, जो किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने आपके। बाणभट्ट ने आपकी हर्ष चरित्र लिखी थी। इसमें भी इंफॉर्मेशन है कोर्ट लाइफ की। उनका जो कोर्ट था हर्षा का, वो किस तरीके से ऑपरेट होता था, ब्राह्मण्स और एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी, उनके क्या एक्शंस होते थे ऐसे समय में जब हर्षवर्धन रूल कर रहे थे, ये हमें यहाँ से दिखता है। फीचर्स क्या थे इन सोसाइटीज के, कि वर्ण बेस्ड सोसाइटीज होती, हाईली हाईली डिपेंडेंट ऑन वर्ण सिस्टम। Priestly caste was on the top. Then there were Kshatriyas who used to rule and administer and govern. Then there were Vaishyas who were indulged in trading, manufacturing, these kind of process. और जो मेजर चंक था एग्रीकल्चर का, जो आपके जहाँ से मेजर रेवेन्यू आपका आता था, वो वहाँ पे आप शूद्रास काम कर रहे थे एज पेजेंट्स। ठीक है, तो सोशल हायरार्की हैड बिकम मोर रिजिड देन अर्लियर पीरियड्स। अब जो है ये हेरिडिटरी चलने लगा था चीज़ें। अगर आपके पास लैंड है तो वो हेरिडिटरी हो गई थी, आपके बाद आपके बेटे या आपके परिवार को ही मिलनी थी वो लैंड, वापस से कहीं नहीं जाने वाली थी। और जो अगर आप लोअर वर्ण में अगर आप आ जाते हैं और आप जो वो काम कर रहे हैं, जिसे निम्न कहा जाता था उस समय समाज में, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो आपके परिवार में कोई भी जन्म लेगा तो उसे भी वही कार्य करना पड़ेगा। ये एक रिजिड लाइन थी, इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता था। अगर ब्रेक किया जाता था तो पनिशमेंट था इसके लिए। ठीक है, ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी। ग्रोथ ऑफ लैंड ग्रांट्स इंक्रीज द सोशल एंड इकोनॉमिक पावर ऑफ ब्राह्मण्स। सबसे ज्यादा जो लैंड ग्रांट्स है वो इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ब्राह्मण्स में, बिकॉज ऑफ द यज्ञास एंड द रिचुअल्स एंड एजुकेशन एंड समथिंग लाइक दैट। तो इनके पास बहुत सारा लैंड, जो लैंड पूल है, जमा होने लग गया। डिस्टिंक्शन बिटवीन हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट बिकेम मोर प्रोनाउंस बिकॉज ऑफ द वेल्थ डिफरेंस। तो सोशल डिफरेंस भी क्रिएट हो गया। वर्ण सिस्टम की थोड़ी बात करते हैं, हम अलग अलग बात करेंगे कि कौन क्या क्या कैसा था। तो ब्राह्मण्स सबसे बड़ा हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट जो आपका सोशल स्टेटस है वो, और दे वर कंसिडर्ड एज कस्टोडियंस ऑफ रिलीजन, एजुकेशन एंड लर्निंग। अगर ये तीन चीजें अगर आपको करनी है तो आपको ब्राह्मण्स का सहारा लेना पड़ता था। फंक्शन क्या होते थे, रिलीजियस सेरेमनीज कराते थे, रिचुअल्स कराते थे, टीचर्स थे, ये लिखा करते थे लिटरेरी वर्क्स, और राजा के जैसे स्टेनोग्राफर्स वगैरह होते हैं। मैं कायस्थों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट एक जाति उत्पन्न हुई थी उस समय, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कोई लिटरेरी वर्क है, जैसे बाणभट्ट ने आपकी हर्षचरित लिखी, तो ये वो काम कर भी करते थे। और मिनिस्टर्स एज अमात्य और सचिव भी एक्ट करते थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। इकोनॉमिक पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी इनकी बिकॉज ऑफ द लैंड ग्रांट्स। किस तरह के, ब्रह्मदेव और अग्रहारा, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करे थे। ठीक है, वो टाइप के जब आपको दान मिलते हैं, जो टैक्स फ्री होते हैं, एग्जम्प्ट होते हैं, आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है, प्लस आप अपने रूल्स बना सकते हो उस लैंड पे, आप वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, आप वो रेवेन्यू का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो बिना टैक्स चुकाए सरकार को या स्टेट को, तो आप अपने आप ही अमीर बनते चले जाते हो। became one of the most influential social groups during the early medieval period, ब्राह्मण्स। ओके, फिर आते हैं आपके क्षत्रियास। ये क्या थे, रूलिंग और वॉरियर क्लास आपका, ये एडमिनिस्टर करते थे और मिलिट्री अफेयर्स वगैरह देखते हैं, लड़ाई वाले जो काम रहते थे वो दिखते थे। शुनसांग क्या बोलता है, ह्यूनसांग बोलते हैं कि ब्राह्मण्स और क्षत्रिय जो थे ये बहुत सिंपल जीवन जीते थे, भले इनका स्टेटस बहुत हाई था। अब ये बायस हो सकता है यहाँ पे कि वो कुछ जहाँ पे गए हो वहां पे ऐसा कुछ होता हो, लेकिन हर जगह का ये पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे एक पर्सनल बायस देखते हैं। वैश्यास की बात कर लेते हैं। वैश्यास के ऑक्यूपेशन किस तरीके के होते थे, ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, मर्केंटाइल एक्टिविटीज, ये सब काम करते थे वैश्य। इनका एक इंपॉर्टेंट रोल था अर्बन इकोनॉमिक लाइफ में, क्योंकि इन सब चीजों पे टैक्स लगता था, तो टैक्स तो चुकाते थे। अब ब्राह्मण्स के पास, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो टैक्स नहीं चुका रहे हैं, लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं छोटा मोटा आपके अर्बन सेंटर्स में, जहाँ पे इनका डेवलपमेंट होता है, वैश्यास का जो मेजर डेवलपमेंट है वो अर्बन सेंटर्स में ही हुआ है। ठीक है, तो वहां पे इनको टैक्स देना पड़ रहा है। फिर शूद्रास की बात कर लेते हैं। ये एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए थे, कल्टिवेटर्स एंड पेजेंट्स। इनको खेती करनी पड़ती थी, जो जमीन नोबल्स के पास में है वहां पे जाके ये लोग अपना लेबर दिया करते थे। इनके पास कोई जमीन नहीं थी, ये लोग को लेबर देना पड़ता था अपना, ये वहां जाके काम करते थे, उसके बदले इनको अनाज वगैरह या कैश वगैरह दिया जाता था। ह्यूनसांग स्पेसिफिकली डिस्क्राइब शूद्रास एज एग्रीकल्चरिस्ट, स्पेसिफिकली। ठीक है, मेंशन्ड है ये उनकी किताब में। क्या, कौन सी किताब थी उनकी, सी यू की। ठीक है, सी यू की किताब लिखी थी ह्यूनसांग ने। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यानी क्या समझ में आता है हमें ह्यूनसांग की किताब जैसे हो गई सी यू की, इससे तो अर्लियर टेक्स्ट ऑफन पोर्ट्रे शूद्रास मेनली एज सर्वेंट्स ऑफ द हायर वर्नर्स, लेकिन ह्यूनसांग बोलते हैं कि इनका जो रोल है ये अब एग्रीकल्चर में ज्यादा है, ये अब पर्सनल सर्वेंट्स की जगह अब ये एग्रीकल्चरलिस्ट है, पेजेंट्स है ये उस रीजन के। इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, पर अभी भी ये जो है, जो सबसे गरीब लोग हैं
समाज के उस समय के वो यही रहते हैं, generally from the poorest sections of the society. Although their situation has changed, now they are not personal servants, they are peasants now. अनटचेबल्स, ये हमारा फिफ्थ वर्ण बोला जाता था, हम जैसे बात करते हैं चांडाल्स वगैरह जो थे उस समय के, उसकी बात हो रही है यहाँ पे. एग्जिस्टेड आउटसाइड द ट्रेडिशनल वर्ण हायरार्की एंड कंटिन्यू टू परफॉर्म ऑक्यूपेशन कंसिडर्ड सोशली इंफीरियर. ठीक है. ऑक्यूपेशंस मेंशन्ड बाय ह्यूनसांग, स्कैवेंजर्स, एक्सिक्यूशनर्स, सिमिलर सर्विस ऑक्यूपेशन, किन के लिए? इनके लिए ये सारे काम किया करते थे. लिविंग कंडीशन जो थी, बाहर रहते थे, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब किया था एक गांव का, जैसे पचामास जो होते हैं गांव आपके, ये आपके शहर के बाहर गांव बनाए जाते थे जहाँ पे आपके जो फिफ्थ वर्ण है ये लोग रहा करते थे. बहुत ही दुखदाई बात है ये कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं ये, पर क्या कर सकते हैं, समाज ही कुछ इस तरीके से, जब तक एक सुधार बड़े पैमाने पे नहीं आएगा तब तक ये सारी चीज़ें खत्म नहीं होंगी. रिमेन सोशली सेग्रीगेटेड. ओके. फूड हैबिट्स, कंज्यूम गार्लिक, अनियन एंड मीट. सिर्फ इतनी सी बात पे इनको ऐसा बोल दिया था कि यहाँ पे इनके साथ गलत किया जाता था ये सब. सिग्निफिकेंस डेमोन्स्ट्रेट्स द कंटिन्यूड एक्जिस्टेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इन द अर्ली मेडिवल इंडिया. यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे, हम इसमें लेटर एंशिएंट इंडिया नहीं बोल रहे हैं, हम इसमें अर्लियर मेडिवल इंडिया बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये मान के चलिए हर्ष के जाने के बाद मेडिवल इंडिया का आरंभ हो जाता है. अर्बन सोसाइटी किस तरीके की देखने को मिलती है हमें, तो मेन सोशल ग्रुप था क्या, आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, इनका जो ग्रुप था ये मेन सोशल ग्रुप हुआ करते थे इस समय, और ये टाउन्स में रहते थे मोस्टली. एंड दिस इंडिकेट्स द कंटिन्यूड इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बन सेंटर डिस्पाइट इंक्रीजिंग रूरलाइजेशन एंड फ्यूडलाइजेशन. अर्बन सेंटर से तो अब हम दूर हो गए थे, विलेज से इकोनॉमी अब रन कर रही थी, सेंटर के पास उतनी पावर ही नहीं थी, ना ट्रेड सेंटर इतने डेवलप हो रहे थे. तो जो भी आ रहा था पैसा ये आपके प्रीस्टली क्लास से आ रहा था, जो गाँव वगैरह में रहते थे वहाँ पे रूल करते थे थ्रू देयर हेडमैन, और पेजेंट से ये लोग अपना कर जो है टैक्स वगैरह वसूला करते थे. उस हिसाब से तो रूरलाइजेशन हो रहा था और फ्यूडलाइजेशन हो रहा था समाज का. पर तब भी थोड़ा बहुत जो है चल रहा था शहरी केंद्रों में कि ट्रेड वगैरह हो रहा है, लेकिन ये इंटरनल और रीजनल ट्रेड था. अब फॉरेन ट्रेड जो है वो लगभग लगभग नामुमकिन सा हो गया था, क्योंकि छोटे छोटे राज्य इतने सारे हो गए थे वहां तक, यूरोप तक अगर मान के चाहिए कि टैक्स ही इतना ज्यादा हो जाता था कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अब किसी काम का नहीं रहा था. कमर्शियल सेंटर्स, कन्नौज. ठीक है. मेजर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल सेंटर बेनिफिटेड फ्रॉम स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द गंगा यमुना दोआब. ट्राईपार्टाइट हम जब स्ट्रगल देखेंगे तो उसमें हम कन्नौज की इंपॉर्टेंस देखेंगे. अभी हमने हर्षा के इसमें भी देखा, ऑल्दो कन्नौज वाज द कैपिटल ऑफ मोआखारीज, पर हर्षा ने ये सही समझा कि थानेश्वर से कन्नौज पे राजधानी शिफ्ट कर दी जाए, तो कन्नौज का ये इंपॉर्टेंस दिखाता है. प्रयाग, इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड कमर्शियल सेंटर, लार्ज गैदरिंग्स एंड फेयर्स प्रमोटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी. कुंभ मेला लगता है जैसे इलाहाबाद में, तो प्रयाग क्या, वो कुंभ मेला वगैरह हो गया. तो ये सारी बातें ये बता रहे हैं यहाँ पे. वलाभी, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड लर्निंग इन द वेस्टर्न इंडिया, मेंटेन कमर्शियल लिंक्स विद वेरियस रीजन्स. ये बिल्कुल आपका जो वेस्टर्न इंडिया है गुजरात में, वहाँ पे है वलाभी. वहाँ पे तो ये जो बाहर के रीजन्स थे, ईरान वगैरह हो गया, इनके साथ इनका कॉन्टैक्ट था. हुन्स वगैरह हो गए, इनने कॉन्कर किया था, इनके साथ भी इनका कॉन्टैक्ट था. सोशल लाइफ एंड कस्टम्स, तो अपर क्लास कौन होते थे आपके, नोबल वेल्दी प्रीस्ट, अच्छी लाइफ जीते थे, इनके पास वेल्थ होती थी, लैंड होता था, प्रिविलेजेस होते थे, सरकार में इनको लोग जानते थे, सरकारी काम करते थे ये लोग. ठीक है. कॉमन पीपल जो थे ये सिंपल लाइफ जीते थे मोस्टली, और जो है ये एग्रीकल्चर में और हैंडीक्राफ्ट में इंगेज रहते थे, ये वाले इनके काम थे. ड्रेसेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूनसांग, तो ये बोलता है कि फैशन का ट्रेंड था काफी कुछ वहाँ पे. ड्रेसेस वेरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड नो यूनिफॉर्म स्टाइल एग्जिस्टेड थ्रू आउट इंडिया. तो यानी फैशन अलग अलग जगह का अलग अलग था, फॉलो होता था. कैरेक्टर ऑफ पीपल भी बताते हैं ह्यूनसांग कि इंडियंस आर सिंपल, हम्बल, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल. ओके, ये बताते हैं. क्लीनलीनेस की बात करते हैं ह्यूनसांग. पीपल पेड कंसिडरेबल अटेंशन टू पर्सनल क्लीनलीनेस, हाइजीन वाज रिगार्डेड एज एन इंपॉर्टेंट सोशल वैल्यू. ये बात ह्यूनसांग करते हैं. उस समय होगा, आज के समय बिल्कुल नहीं है. ठीक है. पोजीशन ऑफ वुमेन, रॉयल एंड एरिस्टोक्रेटिक वुमेन, एग्जाम्पल राजश्री. राजश्री का हम एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है. वो हर्षा की बहन थी और पॉलिटिकल सोशल इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी अपने पति के साथ और बाद में अपने भाई के साथ भी. ऑब्जर्वेशन क्या है कि वुमेन ऑफ रॉयल फैमिलीज कुड एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिकल अफेयर्स. वापस आने के बाद जब इनको वापस लाया गया कन्नौज, जब विंध्य वाला एपिसोड हुआ उसके बाद जब कन्नौज वापस लाया तो इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, जो हर्षवर्धन का नया कोर्ट था, क्योंकि हर्षवर्धन तो उस समय छोटे थे, राजश्री बड़ी थी, तो थोड़ा उनकी मदद भी करी इनने वहाँ पे. ठीक है. सती का एविडेंस हमें देखने को मिलता है कि राजश्री ने खुद सोचा था
कि वो सती हो जाएंगी क्योंकि उनके पति की हत्या कर दी गई है, पर हर्ष वहां पे टाइम पे पहुंच के उन्हें बचा लेते हैं। द प्रैक्टिस सती वॉज नोन, राजश्री इज सेड टू हैव कॉन्टेम्पलेटेड सेल्फ इमोलेशन। ठीक है, हर्षा रेस्क्यूड हर। सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सती ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड, दो इट वाज नॉट यूनिवर्सली प्रैक्टिस। सेम चीज हमने नोटिस करी थी जब गोपराज, जो हमारे कुमार गुप्त वन थे, उनकी उनके जो एक सेनापति थे गोपराज करके, उनकी वाइफ ने सती कर लिया था। हमें ईरन बोर इंस्क्रिप्शन जो है उस पर दिखता है वहां से, यानी ये मान लीजिए उस समय सती प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी गुप्ता पीरियड से भी, और यहाँ भी कंटिन्यू हो रही थी, यानी लोगों को पता था ये क्या होता है। सॉरी। सोशल चेंजेस ड्यूरिंग हर्षाज एज, कुछ सोशल चेंजेस भी है उस समय पे, किस तरीके के हम देखते हैं कि ब्राह्मण का इंपॉर्टेंस बढ़ गया ब्रह्मदेव और अग्रहारा वगैरह की वजह से, ये देखा है हमने। ठीक है, इनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिली, रूरलाइजेशन हुआ सोसाइटी का, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो लैंड ग्रांट्स की वजह से क्या हुआ, सेटलमेंट कहाँ पड़ा, रूरल एरियाज में। कुछ भी काम करना, काम तो करना ही है। जमीन है आपकी गांव की तरफ थी तो लोग चले गए शहर से उठ के कि चलो वहां चल के खेती करते हैं, यहाँ पे तो काम हो नहीं रहा है क्योंकि ट्रेड सेंटर्स फेल हो रहे थे धीरे धीरे, बिकॉज देयर वाज नो फॉरेन ट्रेड, बाहर से पैसा आना बंद हो गया था। अब जो हो रहा था रीजन के रीजन में घूम रहा था आपस में, आसपास में आमने सामने ट्रेडिंग हो रही है। विलेजेस बिकेम ए प्रिंसिपल सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ बिकॉज ऑफ द रूरलाइजेशन एंड फ्यूडलाइजेशन। राइज ऑफ फ्यूडल एलिमेंट्स, लार्ज लैंड होल्डर्स, ग्रांटीज इमर्ज्ड एज इन्फ्लुएंशियल लोकल एलिट्स, एंड सोशल प्रेस्टीज जो है वो इंक्रीजिंगली लिंक्ड हो गई किससे, लैंड ओनरशिप से। अगर आपके पास जमीन है, हमने अलग अलग चीजें देखी अलग अलग समय पे। अब ये वाले समय पे ये चल रहा है कि अगर तुम्हारे पास जमीन है तुम्हारी इज्जत है, नहीं तो नहीं है। सोशल स्टेटस आपका लैंड आपका दिखाता था। रिलीजन की थोड़ी बात करते हैं कि धर्म कैसे उस समय पनपा। तो हर्षा फॉलोड अ टॉलरेंट पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड वेरियस रिलीजियस ट्रेडिशंस फ्लरिश साइमल्टेनियसली इन हिज रेन। ब्राह्मणिज्म सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है उस समय। ठीक है, यानी कंटिन्यू डेवलपमेंट चलता रहा है इसका। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये वही समय है जहां से हमें भक्ति मूवमेंट की यहाँ से शुरुआत दिखाई देती है, क्योंकि हमारे सामने अब इस्लाम आ चुका है, लगभग लगभग आने ही वाला है बस। आने वाले हर्षा के टाइम से आने वाले 70-80 सालों में इस्लाम भारत में आ चुका होगा पूरी तरीके से। ठीक है, हर्षा पेट्रोनाइज डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज डिस्पाइट हिज पर्सनल रिलीजियस प्रेफरेंसेस। पर्सनल रिलीजियस बिलीफ क्या थे हर्षा के? शैविज्म फॉलो करते थे, शिव भक्त थे हर्षा। इन द अर्ली ईयर्स हिज रेन, हर्षा वाज अ शेवाइट। उसके बाद ये किससे मिले? ह्यूनसांग से मिले, जिनने इनको इन्फ्लुएंस किया बुद्धिज्म में आने के लिए। तो शेविज्म फॉलो करते थे, लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे, और ब्राह्मणिकल जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते थे। पर बाद में क्या हुआ, बुद्धिज्म के भी पेट्रन बन गए आफ्टर मीटिंग विद ह्यूनसांग। Gradually, Harsha became a great patron of Buddhism. His religious outlook was influenced by Buddhist monks, ठीक है, महायाना बुद्धिज्म एंड ह्यून सांग्स प्रेजेंस इन एट हिज कोर्ट। ह्यून सांग इसके इनके कोर्ट में भी थे कन्नौज में। नेचर ऑफ पेट्रोनेज क्या देखने को मिलता है? बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को सपोर्ट करते हैं ये, स्कॉलर्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे ह्यून सांग हो गए उनको भी सपोर्ट किया इनने, रिलीजियस असेंबलीज को सपोर्ट करते हैं ये, डोनेटेड जनरसली टू बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये सब किया इनने। हर्षा ने नेवर कंप्लीटली अबैंडेंड ब्राह्मणिज्म, इन्होंने कभी छोड़ा नहीं पूरा सब। इन्होंने भले ही मदद करी हो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह की, लेकिन इन्होंने कभी भी जो है ब्राह्मणिज्म इसका त्याग नहीं किया। He continued to honor Brahmins and Hindu religious practices. His religious policies remained inclusive rather than sectarian. He also encouraged intellectual religious discussions. ये भी ये करते थे अपने कोर्ट। सिग्निफिकेंस क्या है? ये दिखाता है कि रिलीजियस कम्युनिटीज में हार्मनी थी, ओके, और जो प्लूरलिस्टिक कैरेक्टर है उस सोसाइटी का, ये वो दिखाता है, जस्टिफाई करता है। बुद्धिज्म का क्या हाल था हर्षा के टाइम में? तो बुद्धिज्म remained an important religion in the North India and Harsha emerged as one of the foremost royal patrons of after Ashoka. इन्होंने काफी प्रभावित किया इस रीजन में बुद्धिज्म को। बुद्धिस्ट सेक्ट्स हम देखने को मिलता है कि ह्यूनसांग बोलते हैं कि बुद्धिज्म के उस समय पे 18 सेक्ट्स भारत में मौजूद थे हर्षा के पीरियड में। 18 टाइप के सेक्ट्स, जैसे हमने हीनयान, महायान, थरवाद, थेरावाद, उसके बाद फिर महासंघिका, और फिर हमने ये सब जो चीजें पढ़ी थी, ये क्या है, ये सेक्ट्स ही तो है। और 18 तरीके के ये सारे सेक्ट्स, फिर मूर्ति पूजक, ये बहुत सारे होते हैं इसमें। तो ये वाले इतने सारे जो सेक्ट्स है, ये 18 तरीके के जो सेक्ट्स है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है आपके हर्षा के डोमिनियन में। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? कि डॉक्ट्रिनल डाइवर्सिफिकेशन बुद्धिज्म में दिखाई देता है हमें।
लोगों को अपना थॉट रखने की भी आज़ादी थी। डॉक्ट्रिनल डाइवर्सिफिकेशन मतलब जो डॉक्ट्रिन्स होती है, बेसिक फिलॉसफी है, उसमें भी ट्विस्ट है, उसमें भी चेंज आ चुका है अब। सो शोज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। ओके गाइस, Harsa is often regarded as one of the last great royal patrons of Buddhism in North India before the gradual decline of Buddhism in the early medieval period. ये आप ध्यान रखेंगे, अच्छी लाइन है, कहीं पे भी कोट करी जा सकती है। कुछ असेंबलीज हुई प्रयाग में, ठीक है। तो क्विनक्विनेरियल असेंबली यानी 5 साल पंचवर्षीय असेंबली होती, क्विनक्विनेरियल, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड एवरी 5 years एट प्रयाग, नोन एज महामोक्ष परिषद। इन असेंबलीज को महामोक्ष परिषद कहा जाता था। मेंस के लिए, सॉरी प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। द असेंबली वाज अटेंडेड बाय ट्रिब्यूटरी रूलर्स, प्रिंसेस, मिनिस्टर्स, नोबल्स, रिलीजियस लीडर्स, स्कॉलर्स, मॉन्क्स, ये इंपॉर्टेंट पीपल आया करते थे इन असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या एक्टिविटीज होती थी यहाँ? रिलीजियस डिस्कशंस होते थे, डिस्ट्रीब्यूशन होता था गिफ्ट्स का, चैरिटी का, और पब्लिक सेरेमनीज होती थी कुछ तरीके की। इसका सिग्निफिकेंस ये है, ये हमें हर्षा की जनरॉसिटी दिखाता है, कितना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया उन्होंने। अब मैं अगर आपको बताऊं कि यही वो चीज़ है, ये महामोक्ष परिषद ही है, यहीं से जो है डेवलपमेंट होता है कुंभ मेले का। तो आप बोलेंगे ये तो बुद्ध लग रहा है, महामोक्ष परिषद तो हिंदू धर्म का कुंभ मेला यहाँ से कैसे डेवलप होता है? ऐसे ही डेवलप होती है चीज़ें। जब लोगों ने नोटिस किया कि वहाँ पे अच्छा कुछ हो रहा है, तो यहाँ भी हम करके देखते हैं। और कहाँ पे हो रहा है आप जगह भी खुद देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, साक्ष्य कहते हैं ये। ओके, तो हमेशा अपना दिमाग खुला रखिए। हो सकता है जो आप मान रहे हो वो किसी और कारण से मान रहे हो, एक सोशल प्रैक्टिस हो जो डेवलप हुई हो। अगर मैं आपको, चलिए ये बात छोड़ दीजिए आप कि उस समय क्या होता था। आज से 25 साल पहले जब मैं छोटा था, आज से 25 साल पहले कुंभ का कोई क्रेज नहीं था। जो आज ये करोड़ों करोड़ों 10-10 करोड़ लोग जा रहे हैं ना कुंभ मेलों में, जो हमने पिछले कुंभ में देखा, रील बनाने के लिए और गंगा स्नान करने के लिए, मुश्किल से 10 लाख 5 लाख लोग जाते थे कुंभ मेला। आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। जब इस देश की आबादी आज 140 करोड़ है, तब भी उस समय 70-75 करोड़ आबादी हुआ करती थी, लगभग आधी आबादी थी उस समय भी। तब भी 10 से 15 लाख लोग जाते थे बस। और आज हर कोई मुंह उठा के चल देता है, क्योंकि उसे रील काटनी है, सीधी बात। गंगा में डुबकी लगाते हुए कि भैया हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। भाई जा रहे हो तो अच्छे मन से जाओ, अपने अच्छे से करो, पूजा अर्चना करो, गंदगी मत फैलाओ वहां पे, नहीं लेकिन वो है ही नहीं सीन। बस पहुंचना है वहां पे, कैसे भी एक डुबकी लगा लेनी है, रील काटनी है और इंस्टाग्राम पे डालनी है, ये चल रहा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको ये कि इस तरीके से आपकी जो चीजें हैं, बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स, हमको पता भी नहीं है कि उस समय क्या क्या चीजें हुई हैं। और कोई एक महान आदमी आया, उसने बोला नहीं हिंदू धर्म के लिए भी होगा ये, जो बुद्ध धर्म के लिए होगा। और वहां से फिर जो है धीरे 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 करके 4-4-5-5 करके आपका कुंभ का जो डेफिनेशन है वो क्रिएट होता है। आपको क्या लगता है कुंभ 5,000 साल पहले से चल रहा है? नहीं, ये हर चीज जो है, जितनी भी चीजें, ये आइडियाज धीरे धीरे डेवलप होता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। और स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस यूनिटी ऑफ द सोसाइटी एज वेल। ओके गाइस, फिर कन्नौज में भी असेंबली करवाया करते थे हर्ष। तो 643 एडी में कन्नौज में असेंबली होती है। द ग्रैंड रिलीजियस असेंबली ऑर्गेनाइज्ड बाय हर्षा एट कन्नौज, प्रेसाइडेड ओवर बाय ह्यूनजांग। ह्यूनजांग ही इसके प्रेसिडेंट होते हैं, इस कन्नौज असेंबली के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं इस असेंबली के? किंग एंड प्रिंसेस, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ब्राह्मण्स, स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स, सब इसमें पार्ट लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? महायाना बुद्धिज्म को प्रमोट करने का, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड इनकरेज रिलीजियस डायलॉग अमॉन्ग डिफरेंट सेट ऑफ और डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ रिलीजन, इनके बीच में रिलीजियस डायलॉग होना चाहिए। इसलिए सिग्निफिकेंस क्या है ये? इंपॉर्टेंस दिखाता है कन्नौज की एज अ रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर, पहली चीज। दूसरी चीज, ये हर्षा का सपोर्ट दिखाता है बुद्धिज्म के लिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्राह्मणिज्म के साथ क्या हुआ इस समय? तो इसका इंपॉर्टेंस बरकरार रहा। डिस्पाइट बुद्धिस्ट पेट्रोनेज, ब्राह्मणिज्म रिमेन्ड हाईली इन्फ्लुएंशियल। क्योंकि जो आपके राजा हैं वो खुद मान रहे हैं, शैविज्म में खुद बिलीव करते हैं, और उन्होंने कभी त्याग नहीं किया शैविज्म का, तो चल ही रहा है कंटिन्यू। Brahmanism continued to receive Brahmadeya and Agrahara grants. Okay, and Brahmin occupied important position as priest, teachers, administrators in the court. और पॉपुलर हिंदू ट्रेडिशन जो शैविज्म और वैष्णविज्म है, इनका डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, वैष्णविज्म का हम एक आइडिया देख लेते हैं कि कृष्ण वर्शिप इस तरह डेवलप होती है इस समय पे। तो लॉर्ड कृष्णा बिकेम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन द नॉर्दर्न रीजन। ये कन्नौज वाला जो रीजन है, यानी इसके अंदर ही मथुरा वगैरह वाला पूरा पार्ट आता था उस समय, वृंदावन, मथुरा।
ठीक है, तो ये पूरा बाके बिहारी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से चालू हुआ इस समय। राधा कृष्ण ट्रेडिशन है जो संकीर्तन मार्ग जो बोलते हैं हम, नाम जपना जो वाला फंडा है, वो यहाँ से चालू होता है, अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू होता है। मैंने कहा था ना भक्ति का जो है ये इनिशियल स्टेज है भक्ति मूवमेंट का, तो ये यहीं से शुरू होता है। स्टोरीज ऑफ लव ऑफ राधा एंड कृष्ण गेन पॉपुलैरिटी, इंस्पायर्ड डिवोशनल पोएट्री एंड लिटरेचर इंडिकेट्स द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति ट्रेडिशंस, हमें देखने को मिलता है। जैनिज्म में, जैनिज्म भी कंटिन्यू रहा कुछ रीजन्स में, जैसे वल्लभी में एक बड़ा सेंटर था, और जो कुछ कुछ जैसे मध्य प्रदेश में कुंडलपुर है, ये एक बड़ा सेंटर था। तो ऐसे कुछ कुछ जगहों पे बड़े सेंटर्स आपके डेवलप रहे, और ये कोएग्जिस्ट करता रहा बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म के साथ। ट्रेडर्स कम्युनिटी में, स्पेशली वैश्याज में, ये पॉपुलर ही रहा। सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि रिलीजियस डाइवर्सिटी दिखाता है हर्षा एम्पायर की। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन और लर्निंग किस तरीके से थी आपके हर्षवर्धन के समय। तो जो एजुकेशन था वो अब बहुत तरीके से सेक्युलर नहीं रहा वो, लेकिन रिलीजन से टाई अप हो गया। टेम्पल्स हो गए, मोनेस्ट्रीज हो गई, या कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती थी। ब्राह्मण्स प्लेड ए मेजर रोल इन एज टीचर्स एंड स्कॉलर्स। संस्कृत जो है इट रिमेन द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर, संस्कृत को पे ही फोकस किया जाता था। एंड हर्षा वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरशिप। इनका एक पूरा कोर्ट था, कोर्ट में ये लोगों को बुलाते, जैसे ह्यून सांग भी खुद एक लॉरेट होके, एक टीचर होके वहाँ पे रहे, उनके साथ काम किया, प्रिसाइड किया उनने कन्नौज में जो असेंबली हुई उसको। तो बहुत सारे काम इसी तरीके से हर्षा करवाया करते थे। हिज रेन विटनेस द फ्लरिशिंग ऑफ एजुकेशनल एंड लिटरेरी एक्टिविटीज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस तरीके के थे इस समय, तो टेम्पल स्कूल्स हुआ करते थे। एक बड़ा मंदिर है, उसके ही आंगन में एक पाठशाला लगती थी। ठीक है, अब ये वहां से ये रीजन सिस्टम शुरू होता है पाठशाला वाला। गुरुकुल आश्रम तो चल ही रहे हैं, पाठशाला भी चल रहे हैं, आस पड़ोस के बच्चे अगर पढ़ना चाहते थे तो जो मंदिर में जो पुजारी होते थे वो उन्हें उसी मंदिर के आंगन में पढ़ाया करते थे। तो ये पाठशाला का सिस्टम जो है वो यहाँ से शुरू होता है। इसके पहले हमने देखा गुरुकुल आश्रम, पाठशाला जो पर्टिकुलरली जो हम मॉडर्न डे स्कूल है वो यहाँ से इसका आइडिया डेवलप हो रहा है। ओके, so schools were generally conducted in temples. Education was mainly available to children of higher caste. क्योंकि यही अलाउड थे मंदिर में एंट्री करने के लिए, बाकी लोगों को तो मंदिर में एंट्री भी अलाउड नहीं थी, तो इन्हीं के बच्चों को पढ़ा दिया जाता था। ब्राह्मण सर्व्ड एज टीचर्स। ओके, सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाए जाते थे, संस्कृत, मैथमेटिक्स, रिलीजियस टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स, फिलोसफी, ये सब पढ़ाई जाती थी। टेम्पल्स फंक्शन एज इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रांसमिशन। मोनेस्ट्रीज थी कुछ, वहां पे ही पढ़ाई होती थी। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो थी आपकी अभी भी कंटिन्यू थी, आपका नालंदा हो गया, उदंतपुरी, सोमपुरा, ये तो यानी बाद में डेवलप हुए ऑल दो पाल जाने से, लेकिन जैसे अब हम बात करते हैं विक्रमशिला की, चलिए नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ये तो वाला भी ये तो चल रहे थे, उज्जैन, ये सारे जो बड़े बड़े आपके इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे ये सब चल रहे थे। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सर्व्ड एज सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन, provided instructions in religion, philosophy and other branches of knowledge, and also played a crucial role in preserving and transmitting knowledge. अभी भी मौखिक जो है पढ़ाई आपकी, ओरल जो आपकी रिटेंशन कैपेसिटी है, ये वालों बात पे ज़्यादा पढ़ाई हो रही थी, ना कि लिखने वाली चीज़ों में। बोलने वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता था, लिखना यानी एक बहुत एलीट बात हो जाती थी, पेपर अवेलेबल नहीं था। हम बर्च बाक्स बोलते हैं, मैं बताऊँ बर्च बाक्स, बर्च एक पेड़ होता है, और अगर आपको हिंदी में अगर मैं बताऊं तो पहले के टाइम में जो पांडुलिपियां लिखी जाती थी तो किस पे लिखी जाती थी, तो भोजपत्र पे लिखी जाती थी, भोजपत्र। तो ये बर्च बाक्स को भोजपत्र भी कहा जाता है, इसके ऊपर लिखा जाता है, और ये बहुत एक्सपेंसिव मीडियम हुआ करता था उस समय, क्योंकि ये बहुत आसानी से नहीं मिलता था। नालंदा महाविहार, ये था अभी ऑब्वियसली प्रेजेंट ही है, बाद में जब मेडिवल इंडिया में बख्तियार खिलजी आएंगे तब ये डिस्ट्रॉय होगा, तो अभी तो प्रेजेंट ही है और अच्छे से चल रहा है। लोकेटेड इन बिहार एंड एंशिएंट रीजन इन मगध। मीनिंग क्या है नालंदा का, ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नालंदा अभी जो है अपने प्राइम पे चल रहा है यहाँ पे, कुमार गुप्त के टाइम पे शुरू हुआ है ये, और अब अपने प्राइम पे है, तो इसलिए हम नालंदा को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर भी हमने इतना ज़्यादा किया नहीं है डिस्कस से, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ कर देता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ओके, डिराइव फ्रॉम नालम, नालम का मतलब होता है लोटस, और द का मतलब होता है गिवर, नालंदा का मतलब होता है गिवर ऑफ नॉलेज। फाउंडेशन एंड पेट्रोनेज,
लोटस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ नॉलेज। फाउंडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमार गुप्त वन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सपांडेड इन द लेटर गुप्ता पीरियड। ओके, हर्षवर्धन एंड द पाला रूलर्स ने बहुत काम किया यूनिवर्सिटीज बनाने में। फ्लरिश फॉर नियरली 800 ईयर्स, लगभग, एंड बिकेम द ग्रेटेस्ट सेंटर फॉर महायाना बुद्धिस्ट लर्निंग इन इंडिया। ह्यून सांग भी जो है वो यहीं पे आए थे। ह्यून सांग को जाना मेन यहीं पे था, इसलिए वो चलते चलते आए और अपना उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रदर्शन किया हर्षवर्धन के सामने, जो इम्प्रेस होकर उन्होंने उन्हें अपने कोर्ट में जगह दे दी। फीचर्स क्या है नालंदा के? तो फर्स्ट ग्रेट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स रहते थे यहाँ पे, करीब 1500 से 2000 टीचर्स हुआ करते थे। मेंटेन थ्रू द रेवेन्यू ऑफ 200 विलेजेस, मैंने कहा था कि इन्हें विलेज दान दे दिए गए थे जिसके टैक्स के रेवेन्यू से इनका मेंटेनेंस हुआ करता था। रिसीव डोनेशंस फ्रॉम किंग्स, मर्चेंट्स, वेल्दी पेट्रन्स एंड अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आया करते थे यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन, जो हेड है यूनिवर्सिटी का, उन्हें आचार्य या अबॉट कहा जाता था, ठीक है। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स वो मैनेज बाय रेसिडेंट मॉन्क्स एंड स्कॉलर्स, जो सीनियर आपके मॉन्क्स हुआ करते थे बिलो द हेड, जो और भी जैसे प्रमोट होते होते बन जाते हैं सीनियर मॉन्क्स, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था इसका। एक हमें एग्जाम्पल मिलता है शिलाभद्र का। शिलाभद्र क्या थे? एक फेमस आचार्य थे नालंदा के। ही वॉज द हेड ऑफ नालंदा ड्यूरिंग द ह्यूनसांग स्टे। ह्यूनसांग ने अपनी बुक कौन सी है, सीयू की, इसमें मेंशन किया है शिलाभद्र के बारे में, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। एमिनेंट स्कॉलर ऑफ योगाचारा बुद्धिज्म। योगाचार बुद्धिज्म जो है सेक्ट है एक बुद्धिज्म का, इसके एक प्रोपोनेंट हुआ करते थे और ये टीचर थे किसके? ह्यूनसांग के। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीचर्स को पंडित बोला जाता था उस समय, जो उनके टीचर होते थे उन्हें पंडित कहा जाता था। रिनोन फॉर देयर स्कॉलरशिप, टीचिंग एंड पार्टिसिपेशन इन फिलोसफिकल डिबेट। ओके गाइस, एडमिशन सिस्टम क्या था? सिलेक्टिव था बहुत ज्यादा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया था एक बार, ये मेरे को जहाँ तक याद है, जो मैंने पेपर दिया उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखा था मेरे को। इसी केस में मेरे को याद नहीं है कौन से इसका पेपर था, पर इस तरह के क्वेश्चन देखा है मैंने। कैंडिडेट्स हैड टू पास अ रिगरस ओरल एग्जामिनेशन एंड एंट्रेंस टेस्ट वर कंडक्टेड बाय लर्न स्कॉलर्स एट द गेट्स। गेट पे आते थे, जैसे ही आप पहुंचोगे वहां पे आपकी एक परीक्षा ली जाएगी और अगर आप सफल होते हैं उसमें तभी आपको अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एप्लीकेंट्स गेन्ड एडमिशन। सब्जेक्ट क्या पढ़ाए जाते थे यहाँ पे? बुद्धिस्ट, फिलोसफी, लॉजिक। लॉजिक को क्या बोलते हैं? हितु विद्या, याद रखेंगे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रामर, ओके, ग्रामर वो आपको होता है व्याकरण, संस्कृत, ठीक है। फिर आपको मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, वेदास, लॉज, सिटी प्लानिंग, ये सब भी सिखाया जाता था यहाँ पे। लाइब्रेरी ऑफ नालंदा, नालंदा में लाइब्रेरी हुआ करती जिसका नाम था धर्मगंज, और इसकी 3 बिल्डिंगें हुआ करती थी इस लाइब्रेरी की। एक थी आपकी रत्न सागर, ठीक है, एक थी आपकी रत्नोदधि और एक थी आपकी रत्नो रंजक। तो ये इंपॉर्टेंट है। राइट गाइस, वाई नालंदा वॉज सो यूनिक? ऐसा क्या कारण था नालंदा का इतना इंपॉर्टेंस गेन करने का? तो फुल्ली रेसिडेंशियल थी पहली बात, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे दूसरी, स्टेट सपोर्ट करता था इसको विलेज रेवेन्यू से, 200 विलेज दान में दे चुके थे इन्हें। कंबाइंड रिलीजियस एंड सेक्युलर एजुकेशन, दोनों तरीके के एजुकेशन इम्पार्ट किए जाते थे, कहीं मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा तो कहीं पे बुद्धिस्ट फिलोसफी पढ़ाई जा रही है। वन ऑफ द अर्लीस्ट ग्रेट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, तो नालंदा represented the intellectual pinnacle of Harsha's age and symbolized India's status as a global center of learning during the 7th century AD. लैंग्वेज और लर्निंग, तो हमने ये देखा कि संस्कृत का कैसे राइज होता है गुप्ता पीरियड के बाद, और यहाँ पे भी जो राइज है वो चलता ही रहता है। तो संस्कृत कंटिन्यू टू बी द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अमंग एजुकेटेड एलिट्स, लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड लैंग्वेज ऑफ रिलीजियस डिस्कोर्स। सिग्निफिकेंस इसका यह है कि इट रिटेन द पोजिशन ऑफ एन प्रिंसिपल इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड कंटिन्यू टू डोमिनेट इंटेलेक्चुअल लाइफ। डेवलपमेंट किसका होता है? ये भाषा तो हो गई संस्कृत हमारी, लेकिन डेवलपमेंट यहाँ होता है रीजनल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। तो कौन सी भाषा सबसे पहले आती है? अपभ्रंशा। रीजनल लैंग्वेजेस जो है ग्रेजुअली दे स्टार्टेड डेवलपिंग ओनली फ्रॉम द अपभ्रंशा ओनली, ठीक है। अपभ्रंशा डायलेक्ट स्पोकन बाय कॉमन पीपल। इमर्जिंग लैंग्वेज के अपभ्रंशा में क्या होता है? थोड़े संस्कृत के शब्द, लेकिन व्याकरण जो है वो बदल जाती है। व्याकरण आपकी लोकल व्याकरण आ जाती है, लेकिन जो शब्द है अभी भी संस्कृत का है। तो इमर्जिंग लैंग्वेज आपकी वेस्टर्न इंडिया में आती है मराठी, वेस्टर्न इंडिया में ही गुजराती आती है, और आपकी ईस्टर्न इंडिया में बंगाली। इन तीनों का डेवलपमेंट यहाँ से शुरू होता है रीजनल लैंग्वेजेस का।
marked the beginning of regional literary traditions. Now Harsha as a patron of learning. हर्षा को क्यों कहा जाता है कि वो उन्होंने भी पढ़ाई वगैरह करवाने के लिए अपनी प्रजा की बहुत सहायता करी। तो पेट्रन है ये लर्निंग के, क्या कारण है इसका ये देखते हैं। तो पोर्शन ऑफ स्टेट्स रेवेन्यू वाज एलोकेटेड फॉर स्कॉलर्स एंड एजुकेशन। पहला पॉइंट है आपका। स्कॉलर्स रिसीव्ड रॉयल पेट्रोनेज एंड एनकरेजमेंट, जैसे ह्यूसांग को मिला, ओके, उनको दान दिए गए उनको भी। हर्षा's court attracted scholars, poets, philosophers, religious thinkers, and Kannauj emerged as an important intellectual and cultural center. Very important because it was also the capital of Harshvardhan. Harsha as a scholar king. तो यहाँ पे हमें कुछ इनके एग्जाम्पल मिलते हैं कि हर्ष ने खुद कुछ किताबें लिखी थी, इतनी इंपॉर्टेंस थी इनकी कि हर्षा हिमसेल्फ कंपोज 3 संस्कृत प्लेस। 3 इन्होंने ड्रामास लिखे थे हर्ष ने। क्या थे ये? नागनंद, बुद्धिस्ट आइडियल्स ऑफ कंपैशन और सैक्रिफाइस की बात हुई यहाँ पे। फिर रत्नावली, यहाँ पे कोर्ट रोमांस है रत्नावली में। और प्रियदर्शिका, ये एक रोमांटिक ड्रामा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ओके। Demonstrate Harsha's personal interest in literature and reflects the flourishing of Sanskrit drama. Alright guys, important literary figures क्या मिलते हैं हमें? तो बाणभट्ट हैं अपने, जिन्होंने क्या लिखी? हर्ष चरित्र लिखी इन्होंने। ये कोर्ट पोएट थे हर्षा के, तो इन्होंने हर्ष चरित्र लिखी, एक बायोग्राफी ऑफ हर्षा, और एक और किताब लिखी कादम्बरी। ये संस्कृत प्रोज ऑफ रोमांस है, रोमांटिक इसमें कविताएं हैं जो एक काव्य स्टाइल जो बोला जाता है उसमें लिखी गई हैं। Among the greatest Sanskrit writers of the age, Harshacharita is regarded as the first historical biography in Sanskrit literature, and Kadambari is considered a masterpiece in Sanskrit literature, renowned for its literary style and narrative techniques. तो ये आप दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। मेन क्या है इसमें पॉइंट जो है, इसमें आपको जो पढ़ना है मेन वो है हर्षचरित्र, क्योंकि इसको आप कोट कर सकते हैं। अगर आप हर्षा की बात कर रहे हैं तो आप इसे कहीं पे भी कोट कर सकते हैं। हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने ये लिखा है, और उसके बाद आप अपनी लाइन लिख दीजिएगा, कोई उसे चेक करने इतनी जोरों शोरों से नहीं आएगा कभी भी। डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर, तो एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है कि रॉयल बायोग्राफीज अब लिखी जाने लगी राजाओं की, जैसे हर्षचरिता हमने देखी। इसके पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा था कि किसी की बायोग्राफी लिखी गई हो राजा, लोगों के बारे में लिखा था, जैसे देवी आपका देवी चंद्रगुप्तम वगैरह हो गया, कुमार संभवम हो गया, इसमें कुछ कुछ बातें बताई गई है राजाओं की और उनकी जीनोलॉजी की। लेकिन किसी में भी एक ये नहीं हुआ कि एक राजा ने एक आदमी को बोला बैठो और मेरे बारे में लिखो, ये पहली बार हुआ था। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? प्रिजर्व पॉलिटिकल हिस्ट्री, ग्लोरिफाइड रूलर्स एंड डायनेस्टीज, एंड प्रोवाइडेड वैल्यूएबल historical information. Example, Harshacharita represents an important development in historical literature that combines biography, history, and literary styles. Okay, guys. This also provides valuable information on the political and social conditions of the period. अब ये एक पॉइंट देख लेते हैं हम, लिटरेचर एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स। बस ये हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ का, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो संस्कृत लिटरेचर जो है डेवलप होता है कि डोमिनेट करने लगता है टोटली। प्राकृत में कोई लिटरेचर नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो कैनोनिकल टेक्स्ट है, ना ही आपका कोई लिटरेचर पाली में आ रहा है। पूरा का पूरा लिटरेचर जो आपका संस्कृत में आता था, और सिर्फ ब्राह्मण को यह अधिकार होता था कि वो संस्कृत में उस चीज को पढ़ के दुनिया को सुनाए, ठीक है। ये अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को हुआ करता था और अपर 3 वर्णस को हुआ करता था, लेकिन वो लोग ये काम कर नहीं सकते थे पढ़ाने का, तो इसलिए सिर्फ ब्राह्मण ये काम किया करते थे। रिसीव्ड रॉयल पेट्रोनेज एंड फ्लरिश्ड इन कोर्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। संस्कृत की बात हो रही है, ओके। इंडिया चाइना इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नहीं भी किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो तब भी हर्षा ने जो है टैंग डायनेस्टी हुआ करती है यहाँ पे। तो हर्ष maintained friendly relations with China, and scholars and pilgrims have traveled between the two countries. ये सब चीजें यहाँ हुआ करती थी। फिर आपका ह्यून सांग का एक छोटा सा इसमें रोल कुछ देखने को मिलता है कि उन्होंने क्या बोला कि ही एक्टेड एज अ कल्चरल ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना से आए थे, इंडिया में रहे इतने साल, कोर्ट में भी काम किया, ये सारे काम इन्होंने किए। ट्रांसमिटेड इंडियन बुद्धिस्ट लर्निंग्स टू ईस्ट एशिया। यहाँ से जब ये वापस गए तो अपने साथ नॉलेज लेके गए इंडिया से। एंड स्ट्रेंथन्ड इंडियाज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस। ये यहाँ पे स्ट्रेंथन होता है, लोगों को ये और समझ में आता है कि इंडिया एक हॉस्पिटेबल कंट्री है, यहाँ पे जाके पढ़ाई की जा सकती है। ऑलराइट गाइस, अब हम एक असेसमेंट देखेंगे हर्षवर्धन का, कि असेसमेंट जो है
कि हर्षवर्धन के रेन में एक्चुअल में क्या हुआ और हर्षवर्धन ने क्या काम अच्छा किया, क्या काम बुरा किया, ये हम असेस करेंगे यहाँ पे। ये सीधे के सीधे मेंस का फंडा है। ये प्रीलिम्स में इसमें से कुछ नहीं आने वाला, ये पूरा का पूरा मेंस का है। आपकी मर्जी है, स्किप मत कीजिएगा, वैसे मेरा तो यही ओपिनियन, लेकिन एक बार कर लेते हैं ये, क्योंकि ऊपर जो लिखा है इसका सारांश है, ये मान के चलिए आप, ऊपर अगर बड़ा बड़ा लिखा है तो उसका छोटा छोटा पॉइंट यहाँ लिखा होगा। ठीक है, तो अचीवमेंट्स की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल में क्या अचीवमेंट्स इनके, रीयूनिफाइड अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ, हमने देख लिया है। कन्नौज को एस्टेब्लिश किया एज अ फोरमोस्ट पॉलिटिकल सेंटर, इतना बड़ा सेंटर के बाद में जो राजा है वो लड़ाई लड़ रहे हैं कन्नौज को हासिल करने के लिए। रिस्टोर्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ओवर अ वास्ट रीजन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव में एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, जो गुप्ता ने जैसे चलाया था उसी की तरह चलाया इसको, और पर्सनली सुपरवाइज किया स्टेट अफेयर्स को। रिलीजन में आपको क्या देखने को मिलता है कि टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी थी, ऑल्दो दे ही वाज शेफ, लेकिन उन्होंने प्रयाग असेंबली और आपका जो कन्नौज असेंबली है वो करवाई। एजुकेशनल कल्चरल पेट्रन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, इनकरेज स्कॉलर्स एंड पोएट एंड इंटेलेक्चुअल्स, ऑथर 3 संस्कृत प्लेस, हमने तीनों संस्कृत प्ले देखे थे, इनके कौन से हैं। ठीक है, एक नागनंदा है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये आपने हर्षा ने ही लिखी है सारी की सारी। सपोर्टेड द फाउंडिंग फ्लरिशिंग संस्कृत लिटरेचर। लिमिटेशंस क्या है इनकी, पॉलिटिकल लिमिटेशंस क्या थी कि फेल टू एक्सटेंड हिज अथॉरिटी इनटू डेक्कन, नर्मदा वैली में लड़ाई होती है पुलकेशिन टू से, जहां पे वो हार जाता है, पर डिफीटेड बाय पुलकेशिन टू एट नर्मदा, ये वाली बात है हमारी। एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन द लैंड ग्रांट, यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि लैंड ग्रांट पे इतना डिपेंड होने लग गया कि स्टेट अब खुद कुछ नहीं करना चाहता था, सब कुछ आता था कि लैंड ग्रांट के थ्रू मैं लोगों को बांट दूं, लोग वहां से मेरे को रेवेन्यू लाके दे दे। ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म एंड डिपेंडेंस ऑन लैंडेड इंटरमीडियरीज वीकेंड सेंट्रल अथॉरिटी। इंपीरियल स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलता है, एम्पायर रिलाइड हैवीली ऑन हर्षाज पर्सनल लीडरशिप। ओके, इसलिए हर्षा के जाने के बाद इतने जल्दी जल्दी डिटीरियोरेशन चालू हो जाता है और डिक्लाइन हो जाता है ये पूरा का पूरा एम्पायर। लैक द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ब्यूरोक्रेसी वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, जो कि राजा के जाने के बाद भी इन द मीनवाइल वो एरिया को और रीजन को कंट्रोल कर सके। राजा के जाने के बाद लोगों को और खासकर ये मौका मिल गया कि अगर मेरे पास है राज, मेरे पास जमीन है, तो मैं अलग क्यों नहीं हो जाऊं इनसे। आफ्टर हर्षा's death, end of the empire, Harsha died in 647 AD without a strong successor and his empire rapidly disintegrated. Consequences क्या हुआ इसके, नॉर्थ इंडिया अगेन फ्रेगमेंटेड इनटू रीजनल किंगडम्स, ये एक पहला पॉइंट हुआ इसका। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वापस आ गई और स्टेज बनता है यहाँ पे लेटर रीजनल स्ट्रगल्स का, जहाँ पे राइज ऑफ कन्नौज देखते हैं हम अब, और ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल देखते हैं। कन्नौज के लिए लड़ाई थी, द वॉर फॉर कन्नौज है, ठीक है, कन्नौज के लिए लड़ाई हो रही थी। किसके बीच में हो रही थी, पाला, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूट। ठीक है, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ऑब्वियसली वी नो दैट, representation of transition from ancient India to early medieval India. Okay, his reign witnessed political consolidation, growth of feudalism, flourishing of education system, and strong India-China relation, cultural relation. हिस्टोरियन का पर्सपेक्टिव देख लेते हैं हम एक, तो हर्षा's age is often regarded as the last phase of classical North Indian civilization before the emergence of the fully developed early medieval period. सल्तनत के आने से पहले ये एक आखिरी राजा थे जिनका जो थ्रेशोल्ड है एक क्लासिकल एस्पेक्ट माना जाता है एंशिएंट इंडियन इंडिया का। ओके गाइस, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ये है बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन है, ये नगरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये आपका। इसमें हमें आपको जो मिलता है ये है साइन, सिग्नेचर है हर्षा का। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इसमें स्वहस्तो मम महाराजा धीराज श्री हर्षस्य लिखा हुआ है, ऐसा संस्कृत में लिखा हुआ है, भाषा संस्कृत है आपकी, और लिपि जो है वो नगरी है, ब्रह्मी नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा। ये है आपका हर्षा, सिल्वर कॉइन से जो हर्षा के पीकॉक वाले वो है यहाँ पे। ओके गाइस, तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर जो है खत्म होता है। ऑलराइट गाइस, विद दिस टॉपिक इज फिनिश एंड in the next topic we will discuss about the Kamrup Empire and then the tripartite struggle as well as
in the later lectures we will also discuss about the features, especially complete features, not some parts of it, but some features of the post Gupta empire as well. तो वहाँ पे हम ये सारी बातें करेंगे। यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है ये बेसिकली एक डायनेस्टी है, और ये बताना ज़रूरी था क्योंकि हर्षा एक प्रोमिनेंट राजा बन जाते हैं, इसलिए पोस्ट गुप्ता एम्पायर में हमने स्पेसिफिकली इन्हें मेंशन करके ये डायनेस्टीज भी बता दी, जैसे हमने पोस्ट मौर्यस में किया था सिमिलरली। ओके गाइस, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट बिफोर दैट आई विल अगेन आस्क यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सारे जो नोट्स हैं इसके लिए मेरे टेलीग्राम को भी फॉलो करें, दैट इज @PK पढ़ो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन। ऑलराइट गाइस, तब तक मस्त रहो, पीके पढ़ो, खुश रहो, बाय।